नमस्कार, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये प्रवक्ता नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स विषय के लिए है। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में सबसे अधिक पद हैं। सामान्य शाखा में कुल 111 पद हैं और महिला शाखा में कुल 5 पद हैं। तो कुल पदों की संख्या 116 है और सर्वाधिक पद प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में है। और ऐसा मुझे लगता है कि सर्वाधिक आवेदन भी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में ही प्राप्त होंगे। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का परीक्षा निर्धारण जो है वो अप्रैल या जून का माह, इन दोनों माह में कभी भी हो सकता है। आयोग परीक्षा के लिए जल्दी आप लोगों के बीच कैलेंडर जारी करेगा और उसके बाद आपका जो है पेपर एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाने हैं। 150 नंबर का पहला पेपर, 150 नंबर का दूसरा पेपर है। जीएस विजन में प्रवक्ता के हमने 2025 बैच कंप्लीट कर दी है, नागरिक शास्त्र भी उसमें शामिल था। अब नए बैच और टेस्ट सीरीज को हम लॉन्च कर रहे हैं और प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की तैयारी को लेकर जो भी आपके मन में सवाल हैं, तैयारी कैसे करनी है, स्कोर कैसे अधिक करना है, बुक्स के बारे में चर्चा, नया कोर्स, टेस्ट सीरीज, जितनी भी आपके में सवाल थे उन सारे सवालों को लेकर हम लोग आए हैं और आपके सवालों का अधिक से अधिक प्रयास उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अरविंदर सिंह और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी दुष्यंत सर और हम अब बात करेंगे प्रवक्ता की परीक्षा पर, पैटर्न पर और कितना लेवल ऊपर जाने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले बता दूं कि पिछली बार स्क्रीनिंग के साथ विषय था, इस बार सिर्फ विषयवार है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि पेपर का स्तर अच्छा आने वाला है और हमारी पूरी टीम का मानना यह है, जैसा कि हम इस पॉडकास्ट से पहले आपस में चर्चा भी कर रहे थे, कि आपके पेपर का स्तर पिछली बार की तुलना में 50% ऊपर जाएगा, कम से कम 50%। और क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है और किस चीज पर अधिक फोकस रखना है, कौन सी चीज को ज्यादा अपडेट रखना है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पेपर 1 से चर्चा स्टार्ट करेंगे और पेपर 1 में चूंकि आप लोगों ने मॉडर्न का पार्ट कम है उसमें और दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था वाला पार्ट है जो मोस्टली कुछ लोगों ने पढ़ा होता है, थोड़ा बहुत करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो आपको अभी पेपर 1 में पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको थिंकर और थ्योरी पे जो है वो फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो थिंकर एंड थ्योरी वाला पार्ट है। तो अब मेरे साथ यहाँ पर दुष्यंत सर हैं, तो मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगा कि थिंकर और थ्योरी को क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको डील कैसे करना है और अधिक से अधिक स्कोर जो है उसमें किस प्रकार से करना है। धन्यवाद सर। देखिए सर, ऐसा है कि पेपर 1 जो इन लोगों का बना हुआ है उसमें मैंने पहले भी आप ही के साथ एक चर्चा की थी जी। और उसमें पहले भी मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाने का कार्य किया था कि पेपर 1 में जो आपके क्वेश्चन का प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होना है वो थिंकर्स एंड थ्योरीज ओरिएंटेड रहेगा जी। अगर हम देखें कि पेपर 1 में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 150 हैं और 150 में सर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि 150 में जो मेरा एक आंकड़ा है वो ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस कम रहेंगे, वर्चुअली 25-30 के बीच में आ सकते हैं और जो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें क्वेश्चन 35 to 40 इनको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट पेपर है उसका जो सेंट्रलाइजेशन होना है वो या तो पॉलिटिकल थ्योरीज की ओर जाएगा या फिर कहाँ है थिंकर्स की ओर आएगा। जैसा कि हम देखते भी हैं कि यूनिट 1 उसमें थिंकर और थ्योरी वाला है, वो उसी के नाम से जाना जाएगा जी, वो उसी के नाम से जाना जाएगा। पेपर 1 का जो डोमिनेंट फैक्टर है वो आपका पॉलिटिकल थ्योरीज एंड जो आपके थिंकर्स हैं वही डोमिनेंट फैक्टर है और वही रहेगा। अब सर बात यह है कि लगभग मान लीजिए कि पहला पेपर जो है हमारा 2 सेक्शन में खत्म होता है जी। एक में थिंकर थ्योरी, दूसरे में मॉडर्न और पॉलिटी वाला पोर्शन। जी सर। अब ज्यादा नहीं तो हम दोनों को 75-75 कर देते हैं। हाँ। अब उसके बाद थिंकर थ्योरी से हमारे लगभग 75 क्वेश्चन आ गए। अब थ्योरी क्वेश्चन डील कैसे करें? कुछ बच्चे बोलते हैं सर कोटेशन याद नहीं हो पाती, बुक्स याद नहीं हो पाती, तो उस पर क्या करें? क्योंकि आप इसको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इसको डील कैसे करें और याद कैसे रखें इसको। सर बहुत ही कम शब्दों में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज में लिखा हुआ है, जैसे आपने कहा कि उदारवाद है जी, तो इसमें सबसे अच्छा पैटर्न ये रहता है कि उदारवाद को लेकर के पहले आप अपनी एक सामान्य समझ का धरातल बना लें जी, और सामान्य समझ का धरातल बनाने के पश्चात उदारवाद को लेकर के जो भी वेल इस्टेब्लिश्ड थिंकर्स हैं आप उनकी ओर से बातचीत
बातचीत करना प्रारंभ कर दें। जी बिल्कुल। इसका बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको अपने आप ही उदारवाद के अंतर्गत एक प्रॉपर वेरिएशन आपको दिखाई पड़ेगा। और जब आप अलग अलग प्रकार के थिंकर्स को जोड़ के चलेंगे तो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं या उनकी जो बुक्स हैं या उनके जो कोटेशंस हैं वो अपने आप ही क्या है आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। ना तो उनको रटने की आवश्यकता पड़ेगी और ना उनको अपने साथ जोड़ने में किसी प्रकार की कठिनाई का। जी, तो कहने की बात यह है कि सर ने बोला कि पहले मूल जड़ समझो उदारवाद क्या है, उदारवाद क्या है, बाकी आप ऊपर ढांचा तो खड़ा कर ही लेंगे। जी। और सर थिंकर के बारे में क्या कहना है आपका कि ज्यादा फोकस हमारा वेस्टर्न थिंकर के ऊपर जाना है कि इंडियन थिंकर के ऊपर जाना सर थिंकर्स में जो ज्यादा फोकस रहेगा वो वेस्टर्न की ओर जाएगा, क्योंकि थिंकर्स की दुनिया की जो नींव है, जो बैकबोन है, वो वेस्टर्न थिंकर्स में ही छिपी रहती है। आप जब तक यूनान को कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप क्या है आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि थिंकर्स को जो है उसने 3 प्रकार से कैटेगराइज करने का काम किया, वेस्टर्न, इंडियन एंड मॉडर्न। लेकिन यहाँ भी सबसे ज्यादा सवाल जो पुटअप करेगा वेस्टर्न की ओर से आने हैं। जी, क्योंकि जो अलग प्रकार के थिंकर्स हैं या उनकी जो अलग प्रकार की कैलकुलेशंस हैं, एक्चुअली सर उनकी जो नींव है ना, तो जब तक आप यूनान को अपने साथ ऐसे नहीं जोड़ेंगे ना तब तक उस नींव को आप नहीं समझ पाएंगे। तो वो पेपर जो आएगा उसमें भी जो उसका क्वेश्चन पुटिंग नेचर रहेगा वो यूनान को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करेगा या वेस्टर्न थिंकर्स को बहुत ज्यादा कैलकुलेट इस बार क्या है करने। जी, मतलब पेपर 1 में कहने की बात यह है कि थिंकर और थ्योरी वाला पोर्शन ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। आप जी 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 ये इम्पोर्टेंट है सर, ये बिल्कुल की फैक्टर माना जाएगा। मतलब सभी व्यक्ति इसी पे फोकस करें। हाँ। और उनके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो नागरिक शास्त्र के नाम पर बैच शुरू कर दिए हैं जी और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं पहले। सर देखिए, अगर मैं नागरिक शास्त्र की बात करूं तो नागरिक शास्त्र की दुनिया में पहले पॉलिटी पढ़ाना, पहले आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाना वो समझदारी का विषय नहीं है। सिलेबस में है, आप बाद में कैलकुलेशन कर सकते हैं या किसी भी तरीके से बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप नागरिक शास्त्र को पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो शुरुआत या तो आप राजनीतिक सिद्धांतों से करें या शुरुआत आप क्या है राजनीतिक विचारकों से करें। शुरुआत तो सर यहीं से होनी। नहीं, मैंने भी सर जानबूझ के मजाकिया तौर पर बोला था पॉलिटी, क्योंकि वास्तव में पॉलिटी को शब्द ही नहीं, संविधान, उसमें तो संविधान और राज्यव्यवस्था दे रखा है जी। अब मैं तो आपको मजाकिया तौर में जानबूझ के बोला था कि जिनके मैंने देखा उन्होंने क्या लिखा था, पॉलिटी क्लास। पॉलिटी क्लास क्या ये सही है गलत है सर? नहीं सर, ये तो ठीक नहीं है। मैं कई बार ये भी देखता रहता हूँ, कई बार लोग भारतीय राजव्यवस्था को राजनीतिक विज्ञान भी कह देने का काम करते हैं। तो ये तो अंधकार में रहने की बात है और ये कुल मिलाकर के सर उचित नहीं है। बच्चों के साथ एक प्रकार का अन्याय है। चीजें जिस प्रकार से कैलकुलेट होनी चाहिए उसी प्रकार से कैलकुलेट होनी भी चाहिए। एक बात और मैं सर आपके माध्यम से विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा, देखिए जब आप राजनीतिक विचारकों की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आ जाने चाहिए। अगर आपने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं किए तो आप राजनीतिक विचारकों को ना तो कभी समझ पाएंगे और ना उनके साथ अपना जुड़ाव कर। मेरा कहना यह है कि आप अपनी लाइफ में कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, बट अगर आप राजनीतिक विचारकों को कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो वहां आपके व्यक्तित्व में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडनेस नहीं होना चाहिए और आपके अंदर थोड़ी मोरल वैल्यूज भी आ जाए। जैसे मान लीजिए सर उदाहरण देता हूँ, अरस्तु ने महिलाओं के बारे में नकारात्मक चर्चाएं ही की हैं, बिल्कुल, है ना। और अगर आप यूनान की बात करोगे तो अरस्तु अपने आप में क्या है, वेल इस्टेब्लिश्ड करेक्टर माने गए हैं जी, है ना। और अगर वो महिलाओं के बारे में चर्चाएं प्रारंभ करते हैं तो कई बार विद्यार्थी को लगेगा कि अरे ये तो अरस्तु क्या कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी चीजों को समझने की आवश्यकता है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की आवश्यकता। अगर आप अपनी जो कठोरता है अगर आप उसको अपना करके चलोगे तो ना तो कोई थिंकर आपके साथ जुड़ पाएगा और ना ही कभी आप किसी थिंकर को क्या है कैच कर पाओगे, पकड़ पाओगे। अक्सर ये गलती हो जाती है। मतलब राजनीति विज्ञान में थिंकर और थ्योरी पढ़ने के लिए जैसा थिंकर वैसा आपको सोच रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, जैसा विचारक आपने उठाया है, जैसा विचारक आपने जोड़ा है, आपको वैसी सोच रखनी पड़ेगी। और अच्छा ये रहेगा कि अगर किसी मुद्दे पर कोई बहुत ही अलग नेचर की बात कह दी गई है तो आप उसके भी एक पहलू को जाने कि ऐसा क्यों कहा गया। हो सकता है कि उसको कोई बड़ा मोटिव हो सकता है कि उसको कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप थिंकर के सोच को पकड़ लेंगे जी तो सवाल कितना ही बाहर आएगा, हम उसको अपनी गिरफ्त में ले। वही जैसे सर आप भी कई बार मुझसे कहते रहते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह है कि आप कार्ल मार्क्स के इतने पीछे पड़े रहते हो, आप कार्ल मार्क्स के इतने पीछे पड़े रहते हो। तो मैं भी कई बार आपको यही समझाता रहता हूँ कि सर जब कार्ल मार्क्स सामने आता है तो पूंजीवाद सामने आ जाता है ना। और जब पूंजीवाद सामने आ जाता है तो पूंजीवाद का दर्द सामने आ जाता है। बिल्कुल सही बात। और जब पूंजीवाद का दर्द सामने आ जाता है तो कार्ल मार्क्स अच्छे लगते हैं तो उन पर कैलकुलेशन करना उतना अच्छा भी लगता है। बिल्कुल सही। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी थिंकर को कैलकुलेट
कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या है, किसी एनवायरनमेंट में उन्होंने बैठ करके अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस की हैं, और अगर वो एनवायरनमेंट भी आपकी ग्रिप में आ गया तो सर मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी थिंकर को कैलकुलेट करना टच एंड गो वाली बात है, बहुत इजी टास्क हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी पेपर 1 में आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न का पार्ट है, लेकिन कंप्लीट मॉडर्न नहीं है। वो 1857 से लेकर नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट ज्यादा है, आप उस पर फोकस करें। संविधान में आपने मोस्टली संविधान पढ़ा होता है, लेकिन तब भी कुछ चीजें आप लोग छोड़ देते हैं संविधान की, जैसे कि संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाएं और जो हाल ही में आए हुए एक्ट हैं, या जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो पाठ्यक्रम को पूरा देख लें, और उसमें थोड़ा संविधान में उत्तराखंड वाला पोर्शन भी है, आप थोड़ा ई गवर्नेंस वाला पोर्शन, महिलाओं का योगदान, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट जैसे टॉपिक जो हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक क्षेत्र से आपको मिलते हैं, इन पर विशेष फोकस रखें। मैं तो कहूंगा कि तैयारी शुरू कर चुके या करने वाले हो, अगर सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं है तो प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि कोई भी टॉपिक छूटा तो 1-2 नंबर का खेला हो जाएगा वहां पे। टॉपिक कोई नहीं आप लोगों का छूटना चाहिए। अब हम चलते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 पर सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टॉपिक आपका है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के बारे में जैसे कि सर ने बताया था थिंकर थ्योरी के बारे में कि आपको किस प्रकार से करना है, कि तुलनात्मक के बारे में मैं अगर आपको कम शब्दों में 1 मिनट के अंदर कुछ बताना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि तुलनात्मक राजनीति एक जानने की जिज्ञासा है। जिसके अंदर जिज्ञासा आ गई वो तुलनात्मक राजनीति कर लेगा। तुलनात्मक राजनीति में आपको तुलना करनी पड़ती है भारतीय लोकसभा की ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से, ठीक है जी, भारतीय अपर हाउस की ब्रिटेन के अपर हाउस से, या फिर हम बोल देंगे कि अमेरिका के अपर हाउस से, तो वो संसदीय शासन प्रणाली की अध्यक्षीय से। तो पहले इनकी बेसिक मूल जड़ समझ लो, आगे के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं इसमें। तुलनात्मक राजनीति का सिलेबस एक सीमित सिलेबस है, आप उसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। लेकिन पेपर 2 में हम एक चीज और देखते हैं कि एक पार्ट ऑफ पेपर 2 में और है कि जो एक अच्छा स्कोरिंग है, और पेपर 2 में अगर आप उस पर अच्छा काम कर गए तो आपका पेपर 2 और अच्छा हो सकता है। वो आपका आता है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पिछली बार भी ठीक ठाक थे, इस बार भी ठीक ठाक आने की उम्मीद है। तो लोक प्रशासन प्रश्न ये है क्या, और इसको सर अटेम्प्ट कैसे कर ले हम? सर सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से विद्यार्थियों को यह बताना चाहूंगा कि लोक प्रशासन आपके पाठ्यक्रम में केवल इस नाते है ताकि आप अनुशासन की गंभीरताओं को समझ पाएं जी, क्योंकि जहां लोक प्रशासन जुड़ जाता है वहां अनुशासन अपने आप ही आ जाता है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि 3 कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस विद्यार्थियों के सामने आने वाले हैं। एक तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लोक प्रशासन के कॉन्टेक्स्ट में, वो बेसिक प्रिंसिपल्स पे बातचीत वो करेगा, बिल्कुल करेगा। उसके बाद में लोक प्रशासन के कॉन्टेक्स्ट में सर बहुत सारी बुक्स आपको मिलती हैं, तो वो बुक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन इनके सामने रखने वाला है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। और बिल्कुल मैं थ्रोली इस बात को कहना चाहूंगा कि लोक प्रशासन की दुनिया में किताबें आपसे पुटअप की जाएंगी। सर जैसा कि इन्होंने जो जून में एग्जाम हुआ था ना नेट का जी, तो जब पेपर बाहर आता देखा था खूब सारी किताबें पूछी। हाँ सर, बुक्स पूछेंगे वो। और एक तरफ था कि जो राइटर है और दूसरी तरफ बुक का नाम मैच करने के लिए मैच तो कॉलम ओरिएंटेड बना लेगा। हाँ जी, हम चाहे शुरुआत वुडरो विल्सन से करते, लेकिन बहुत सारी चीज बुक्स अंदर बहुत पूछी थी उन्होंने। हाँ सर, आपने सही कहा कि वुडरो विल्सन तो माइंड में रखने ही रखने हैं, लेकिन जो आगे की यात्रा है उसमें ना जाने कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, ना जाने कितने सारे थिंकर्स हैं, वो आपको जोड़ के चलने पड़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स भी आपको जोड़ के चलने पड़ेंगे। लेकिन आप एक काम अवश्य करेंगे, बुक्स को जोड़ के चलेंगे और वहीं से उनके क्या निकलेंगे, मेजर 1 स्टेटमेंट्स एंड। बिल्कुल सही बात। मतलब अगर कम शब्दों में हम कहें तो 3 नेचर के क्वेश्चन इनके सामने आएंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ओरिएंटेड, बुक्स ओरिएंटेड एंड कोटेशंस ओरिएंटेड। ये इनको देखना पड़ेगा बिल्कुल। बाकी मैं सर ये देख रहा था कि लोक प्रशासन में थोड़ा हमारे संविधान का पोर्शन में उठा कर डाला है, जैसे कि इन्होंने जो वित्तीय प्रक्रिया है, हाँ, वित्तीय प्रक्रिया को उसको डाल दिया है। और मैं एक चीज और देख रहा था कि गवर्नेंस और ई गवर्नेंस वाला पोर्शन भी उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है लोक प्रशासन में। तो लोक प्रशासन में एक अभ्यर्थी ध्यान रखें कि जो ई गवर्नेंस वाला पोर्शन है वो आपको उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। उत्तराखंड में ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या एफर्ट किए गए, इन सब चीजों को देखते हुए। अब पेपर नंबर 2 में हमारा अंतिम पोर्शन आता है IR। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पेपर 1 में डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो थिंकर थ्योरी है, उसी प्रकार पेपर 2 में डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो आपका IR होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इनका सिलेबस में कोई अपडेट नहीं है, ये सीमित सिलेबस है। ये मतलब कि जो है इसको हम बाइंड अप कर सकते हैं इजीली। लेकिन IR एक ऐसा है कि इसमें अपडेट बहुत है, करंट ओरिएंटेड बहुत है, वहां पर थ्योरी भी है, उसके बाद तमाम हम देखते हैं कि सिद्धांत भी हैं, भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, तमाम सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत की विदेश नीति,
तो उसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल तो आएगा ही आएगा, फैक्चुअल भी आ जाएगा बिल्कुल सर, और थ्योरी से क्वेश्चन भी आएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन आएगा सर। क्योंकि शक्ति दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति दे रखा है उन्होंने, ठीक है, और यथार्थवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, ये कैसे अलग होते हैं, उन सब पे उन्होंने चर्चा की है। और उसके बाद जो है बड़ी बात यह है कि सर भारत के विदेशी तो पढ़ने ही पढ़ने हैं जी, आपको, 3 और बड़े पड़ोसी पढ़ने हैं, एक अमेरिका हो, एक ब्रिटेन और एक रूस को पढ़ना है। तो इनके साथ संबंधों के इतिहास को देखेंगे तो मतलब साफ है कि हमारा दिमाग ऐसा हो जाए कि आजादी के बाद भारत का झुकाव किस तरफ बढ़ा, कौन सी संधि हुई, कौन नाराज हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि 1970 के आसपास क्या हुआ था कि 1970 के आसपास भारत को परमाणु परीक्षण करना था, तो हमने रशिया से समझौता कर लिया, तो हमसे अलग कौन हो गया था, अमेरिका अलग हो गया था, और अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन के साथ अपना एक अलायंस बना लिया। तो इसको बड़ा कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। और जैसा कि सर ने पहले ही बोला था कि थिंकर और थ्योरी पेपर 1 में डिसाइडिंग है, पेपर 2 में आपको मेनली फोकस जो है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करना है। बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, और इसके खूब सारे पेपर जो है आप लोग करके जाना, ठीक है। अब मैं सर से एक बात और पूछना चाहूंगा ताकि सर आपके सामने अपने विचार रखें कि प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद PYQs, MCQ और प्रैक्टिस, इसका क्या योगदान है, क्या सीखेगा बच्चा इससे? सर देखिए, पाठ्यक्रम का जब कंप्लीशन हो जाता है तो कंप्लीशन के बाद हम थोड़ा ये इस बात पे विचार करते हैं कि जो वैल्यूज है उन पर हमारी अच्छी पकड़ बन जाए जी। तो सर अच्छी पकड़ के लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस तो आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम और आप मिलकर के किसी भी चीज पर डिस्कशन करने का काम करते हैं, तो डिस्कशन हम कर रहे हैं, इट इज अ डिफरेंट, बट अगर हम उसी चीज को लेकर के लिखें या क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वहां मामला क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये तो अपना एक सेल्फ एग्जामिनेशन है जो आपको करके चलना पड़ेगा। और सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका सर ने सही कहा कि जो आपके PYQs हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं, और जो आपके प्रैक्टिस सेशंस हैं, यानी कि जिसको हम टेस्ट सीरीज का नाम देने का काम करते हैं, तो टेस्ट सीरीज का तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेजर रोल रहेगा ही रहेगा जी, क्योंकि विदाउट टेस्ट सीरीज आप लोग अपने आप को उतना इफेक्टिवली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जितना इफेक्टिवली आपको कैलकुलेट करके चलना चाहिए। तो ये तो विद्यार्थियों के ऊपर डिपेंड भी करता है, लेकिन हमारा काम तो आप लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का है। और सही रास्ते के लिए तो आपको, मुझे लगता है कि ये व्यवहार एक बार कर लेना चाहिए कि जो आपके PYQs हैं उन पर भी आपको अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस करनी चाहिए, और जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में आप लोगों को आना भी चाहिए, जुड़ना भी चाहिए, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करके चलना चाहिए। इसके से बड़ा फायदा क्या होता है, बड़ा फायदा ये होता है कि विद्यार्थी के मन में जो फियर है ना सर, वो निकल जाता है जी। कई बार मैं ऐसे विद्यार्थियों को देखता हूं कि जिनको OMR शीट फिलअप करना नहीं आता है, बिल्कुल, और अगर वहां पर प्रेशर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जाने अनजाने में कई बार हम लोग गलतियां करके आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम क्या है टेस्ट सीरीज के माध्यम से सीखते हैं कि OMR को कैसे फिल करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे पढ़ना है, ऑप्शंस का क्या रोल होता है जी। ये बात बहुत गहरी है, बहुत पकड़ने वाली बात है कि ऑप्शंस का क्या रोल होता है। और प्लस आज मैं आपके माध्यम से एक बात और समझाना चाहूंगा। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि हम अगर टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो हमारा सवाल अगर गलत होगा तो ये ठीक नहीं है, डरते हैं वो सर। हाँ, है ना, फोबिया उनके अंदर। मैं ये कहता हूं कि सवाल अगर गलत होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, आपके अंदर सवाल को अटेम्प्ट करने की हैबिट जनरेट होती है जी। मेन बात क्या है कि सवाल को अटेम्प्ट करने की हैबिट जनरेट होता है, और जब सवाल को अटेम्प्ट करने की हैबिट जनरेट होगा, उसी का परफेक्शन या उसी का वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन आपके सामने किस रूप में आता है कि एक दिन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट भी करते हैं, और आपके जो अटेम्प्ट हैं वो राइट वे में भी क्या है। और हम एक बात और देखते हैं कि चलो जिनकी मजबूरी है वो तो खैर दूरस्थ क्षेत्र से ऑनलाइन कर रहे हैं जी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी आसपास होने के बावजूद भी ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि उनके अंदर एक फोबिया है, एक डर है, वो कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं जी। जब तक आप पेपर खुद बैठ के नहीं देंगे एक माहौल के बीच में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कंपटीशन क्या है। तो देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। और आसपास के जो लोग हैं जो आ सकते हैं ऑफलाइन, मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको ऑफलाइन आना चाहिए। और इसके लिए हमने पेपर भी शनिवार रखा है, शनिवार में पेपर छुट्टी का दिन है, और एक ही शिफ्ट में, मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर हमारे हो जाने, एक पेपर सुबह और एक शाम को, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे आयोग में चल रहे हैं उसी पैटर्न पर हम आपको जो है वो पेपर कराएंगे। उसमें भी सर बड़ी बात यह है कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब बच्चे ऑफलाइन पेपर के लिए आए, विद्यार्थीगण जब ऑफलाइन पेपर के लिए आए, तो उनके मन में एक विचार आना चाहिए
कि हम असल में अपना जो रियल एग्जामिनेशन है हम उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। जी। उसी तैयारी के साथ, उसी विचार के साथ, उसी उत्साह के साथ कई बार मैं सर देखता हूँ कि बच्चे आ रहे हैं, मैंने क्या कहा, बच्चे आ रहे हैं, एक्चुअली उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये बच्चे का स्वभाव है ना। तो इसमें बढ़िया ये रहता है कि मैं कई बार क्लासेस में कहते भी रहता हूँ कि मुझे अच्छा ये लगता है कि आप जा रहे हो या किसी गली से गुजर रहे हो, वो लोग आपके बारे में कहें कि ये कौन है, ये भविष्य का प्रवक्ता है, उसे कहते हैं तैयारी। और ऐसी तैयारी अगर आपको करनी है तो हमारा 2025 का बैच हमने कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद हमारा 26 का बैच भी हमने आईआर के कुछ चैप्टर उसमें पढ़ा दिए हैं और 13 जनवरी से हमारा नया बैच शाम को स्टार्ट हो रहा है 3 बजे से। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास है और ऑलरेडी अच्छे खासे अभ्यर्थी ऑफलाइन उसमें पढ़ रहे हैं और गंभीरता को समझ भी रहे हैं। और जब पेपर को पोस्टपोन होने की बात आई थी तब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन वो लगातार पढ़ते रहे। अब फायदा उसी का होगा जिसने लगातार जो है अपने अध्ययन को जारी रखा था। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक आपको जो हैं वो कवर अप करने हैं, अच्छे नोट्स बनाने हैं, व्यवस्थित नोट्स। उसके बाद रिवीजन, ऐसे नोट्स बनाए कि रिवीजन करना आसान रहे। और उसके बाद जैसे कि हम 30 प्रैक्टिस पेपर ला रहे हैं, 15 पेपर 1 के, 15 पेपर 2 के, और ये पेपर विद सॉल्यूशन। पेपर तो आप कहीं से मिल जाएंगे, पेपर तो आपका हमारा कोई भी फोटो खींच के भेज देगा, लेकिन जो सोल्यूशन एकाग्रता के साथ आप देखेंगे और आपका जो लाभ होगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो शनिवार के दिन हमने पेपर रखा है और उसके बाद बाकी दिन उसका सॉल्यूशन होगा, वो आपको टाइमिंग मिल जाएगी। 13 तारीख से हमारा नया बैच है और आप उसमें जुड़कर डेमो ले सकते हैं और अपने कोर्स का निर्धारण कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। और पुराना रिकॉर्ड कोर्स भी मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि ना जी मुझे पूरा ना पढ़ के इसको पहले पढ़ना है, उसको आप जो है वो पहले पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम शब्दों को विराम देंगे। धन्यवाद करूंगा सर का कि आज के इस पॉडकास्ट में आप आए और आप लोगों को मार्गदर्शन किया। बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।